ओके, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? ओके, सो तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर वेबसाइट्स अपलोड करी थी। अब मैं आपको आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट बैच का डी ड्राइव में मैंने फोल्डर बनाया है और आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि सारा वर्क आप डेट वाइज ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है ना। डेट वाइज फोल्डर बनाएंगे, जैसे मैंने बना रखा है वैसे डेट वाइज आपको फोल्डर बना के हर दिन की रिपोजिटरी हम अलग अलग अपलोड करेंगे। आज डेट है हमारा 28 मई 2024। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एन किया और मैंने 28 मई 2024 वाला मैंने फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर जाके मैं यहाँ पर जाऊंगा और गिट बैश हियर ही करना है आपको। आपके पास कई बार क्या होता है, नॉर्मल टर्मिनल भी आ सकता है, आपको गिट बैश हियर पे ही काम करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओपन किया, फॉन्ट साइज मैंने बढ़ाया, कोड स्पेस डॉट करके मैंने वीएस कोड एडिटर स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर मैं आज एक फर्स्ट फाइल इंडेक्स डॉट फाइल में बनाऊंगा जो कि टर्मिनल से मैं बनाऊंगा और इसमें मैं VIM कमांड यूज करूंगा। तो आप VI भी यूज कर सकते हो, इधर यू कैन यूज VI और VIM, दोनों में से कोई सी भी कमांड यूज कर सकते हैं। आज हम VI कमांड यूज करेंगे। यहाँ पर VI, द डिफरेंस बिटवीन VI एंड VIM। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन VI कमांड वर्सेस VIM। Here M stand for improved version, ठीक है ना, improved। यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ और ये मैंने किया और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है ना। हमें आज जो है VI कमांड देखनी है, ठीक है ना। VI जो है वो लाइनेक्स के अंदर पहले आई थी कमांड और उसको बाद में उसको इम्प्रूव कर दिया गया, थोड़ा सा और एडवांस कर दिया गया है, तो वो कमांड बन गई VIM। तो आज मैं फाइल बनाऊंगा VI से और बाकी सारी प्रोसेस एज इट इज रहेगी, ठीक है। VS कोड एडिटर में गया, सबसे पहले सिंटेक्स अगर हम देखें VI स्पेस फाइल का नाम index.html और मैंने इंटर किया और यहाँ पर देखना ये VI कमांड नहीं चल रही है, तो ऑब्वियसली हम VIM से ही बनाएंगे index.html। यहाँ पर गया, मैंने फर्स्ट अपना डॉक टाइप का टैग लिखा, सबसे पहले आई प्रेस करेंगे इंसर्ट मोड में, सारा मैं रिवीजन करवा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर का, ठीक है ना। यहाँ पर आपको VIM में क्या करना है, इंसर्ट मोड में जाना है। इंसर्ट मोड में जाने के लिए मैं आई प्रेस करूंगा, आई प्रेस करते ही यहाँ इंसर्ट मोड आ गया है। अब मैं टाइप कर सकता हूँ, ये डॉक टाइप टैग मैंने लिखा TYPE डॉक टाइप, HTML, सॉरी के नहीं आएगा, डॉक टाइप HTML और मैं यहाँ पर escape कॉलन WQ इंटर सेव एंड क्विट। यहाँ पर आप सेव एंड क्विट कर सकते हैं। राधिका, आप जो भी बच्चे 6 बजे के बाद आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी को इनविटेशन एक्सेप्ट करना है, क्योंकि चलती हुई क्लास में मैं अलाउ नहीं करूंगा। जिन बच्चों ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो मेक श्योर आप अपने ईमेल आया होगा गूगल मीट का, उस ईमेल को आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो आपको जो है बार बार उसे मुझे एडमिट नहीं करना पड़ेगा मीटिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपने ये फाइल बनाई और इसके अंदर ये आप देखिए वो मेरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पर मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ। जैसे ही जनरेट कर रहा हूँ तो ये स्ट्रक्चर, अभी ये स्ट्रक्चर को मैं शिफ्ट टैप करके इसको डी इंडेंट कर देता हूँ। अब आप में से कुछ बच्चों का डाउट था कि सर ये इंडेंटेशन क्या होता है, रूल्स टू फॉलो। यहाँ पर मैं एक शीट बनाता हूँ, रूल्स टू फॉलो, है ना, रूल्स टू फॉलो, रूल्स टू फॉलो। ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें हमें फॉलो करने हैं, राइट। सबसे पहला रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, आपका कोड है ना प्रॉपरली इंडेंट होना चाहिए। योर कोड शुड बी प्रॉपरली इंडेंटेड। फिर कौन आ गया, राधिका। राधिका आपको आवाज आ रही है? आप फिर चले गए, कोई बात नहीं, कल अलाउ नहीं करूंगा मैं किसी को भी। गूगल मीट पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी अपने अपने ईमेल एड्रेसेस मुझे यहाँ पर लॉग करेंगे,
और मैं आपको गूगल कैलेंडर में इनविटेशन भेजूंगा, इनविटेशन आप सभी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। सो क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं कि हमें जो अपना कोड है ना प्रॉपरली इंडेंटेड होना चाहिए। इंडेंटेड का मतलब हो गया, जैसे कि ये कोड मैंने यहाँ पर लिखा अभी अभी आप देखिए ये सारा कोड अभी बिल्कुल लेफ्ट में अलाइंड है। अब हमें पता है कि HTML टैग पेरेंट टैग है, जैसे ही मैं HTML पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग का देखो कलर चेंज हो गया। इसका मतलब जितना कुछ भी इसके अंदर है वो उसके चिल्ड्रंस है। तो ये सारे मैंने सिलेक्ट किए और टैब की प्रेस करना है। एक टैब की में लगभग ये स्पेसेस अलोकेट होती है, ठीक है ना। सो ये स्पेस हुआ। अब मैंने हेड को क्लिक किया तो हेड के अंदर आप देखिए मेटा मेटा और टाइटल ये तीनों उसके चिल्ड्रन टैग आ रहे हैं। तो बाहर वाला पेरेंट है, चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन के अंदर उसके चिल्ड्रन है, राइट। तो HTML का चिल्ड्रन हेड, हेड के चिल्ड्रन मेटा एंड टाइटल। इस तरीके से ये जो टैब दे के आप लिखते हैं इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, है ना। सो प्रॉपरली आप कोड को जो स्पेस दे दे के लिखते हैं ना वो इंडेंट कहलाता है। सो माय माय वेबसाइट, माय वेबसाइट, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको मैंने रन किया, है ना, ओपन विथ लाइव सर्वर किया मैंने, और यहाँ पर मेरी वेबसाइट ये लाइव हो गई है। और ये देखिए टाइटल आ रहा है, और यहाँ पर मैं हेडिंग, यहाँ पर मैं अपना H1 टैग ले सकता हूँ। दिस इज माय हेडिंग, ठीक है, दिस इज माय हेडिंग 1। सो आप यहाँ पर देखेंगे हेडिंग फर्स्ट का जो साइज है सबसे बड़ा होगा, सबसे बिगेस्ट साइज हेडिंग 1 का होगा। सो आप इसको यहाँ पर करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर और यहाँ पर, ठीक है। सो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट्स को इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट और कहाँ कहाँ अपलोड कर सकते हो। सो यहाँ पर हम गए और मैं अपने PPT में गया, और ठीक है ना। सो रूल्स टू फॉलो। और अगला क्वेश्चन है वेयर वेयर वी कैन अपलोड, वेयर वी कैन पुट आवर वेबसाइट लाइव ऑन इंटरनेट फॉर फ्री, है ना। इंटरनेट पर आप अपनी वेबसाइट कहाँ कहाँ रख सकते हैं जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि सर आप गिटहब के अंदर जाएंगे, और गिटहब के अंदर जाके कौन सा सेक्शन मिलेगा आपको? आपको मिलेगा पेजेस सेक्शन, है ना। गिटहब के अंदर जाके हमें पेजेस सेक्शन से हमें डिप्लॉय करने की पूरी प्रोसेस मैंने आपको सिखा दी है। अब आज मैं आपको जो है, आज मैं आपको नेटलीफाई का तरीका बताऊंगा। नेटलीफाई, सो नेटलीफाई भी गिटहब की तरह एक वेबसाइट है, github.com, netlify.com, ठीक है ना। तो आज जाके हमें नेटलीफाई पर आपका कोड बनाना है, एक अकाउंट बनाना है आपको। सो यहाँ पर आप लिखिएगा नेटलीफाई, ठीक है ना। नेटलीफाई करके आप इंटर करना, और यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है netlify.com। ये इसी को मैं पूरा लिंक भी बना देता हूँ, आप बच्चों को PPT में इस पे क्लिक करोगे तो नेटलीफाई आ जाएगा, और इस पे क्लिक करोगे तो गिटहब आ जाएगा, राइट है। सो यहाँ पर आप नेटलीफाई पर जाना है, और आपको करना है यहाँ पर साइन अप। क्योंकि आपका फर्स्ट अकाउंट, अभी तक अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो आपको साइन अप करना है। तो साइन अप मैंने क्लिक किया, और ये साइन अप करने के लिए मुझसे बोल रहा है कि यह तो आप गिटहब से लिंक करवा लो, या तो गिटहब से साइन अप करवा लो बिटबकेट से या गिटलैब पर। तो आप सभी को पता होगा कि मैंने गिटहब का आपका अकाउंट बना दिया है, बनवा दिया है सभी का। तो राइट, मेरा गिटहब पे अकाउंट है, तो मैं गिटहब पे क्लिक करूंगा, और ये इजीली मुझे मेरा ऑटोमेटिकली अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा, है ना। ये आप देखिए मेरा ऑटोमेटिकली अकाउंट बन गया है। अब सबसे पहले एक ये मेरी एक बेसिक वेबसाइट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी बेसिक वेबसाइट है। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने बना दिया है। आप चाहें तो इसमें इमेजेस पैराग्राफ भी ले सकते हैं, बट अभी ऑब्जेक्टिव है कि एक बेसिक वेबसाइट को हम नेटलीफाई पर कैसे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड न्यू साइट, ठीक है ना। ऐड न्यू साइट पर क्लिक किया, इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, कहाँ पर पड़ा हुआ है, उसका जो सोर्स कोड है वो कहाँ पर है? ऑब्वियसली उसका सोर्स कोड हमने कहाँ कर रखा है? गिटहब पे। आपको गिटहब पे जाना है, और उसके बाद फिर से ये ऑथोराइज की परमिशन मांग रहा है। नेटलीफाई को परमिशन चाहिए गिटहब का सोर्स कोड एक्सेस करने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसको ऑथोराइज कर देंगे। ऑथोराइज करने के बाद आप देखना सारी जो रिपोजिटरीज हैं
वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है ये आपको अपने गिटहब पे अपलोड करना होगा। सो यहाँ पर हम जो है गिटहब पे अपलोड करेंगे। सो गिटहब पर आपको फर्स्ट टाइम अपलोड करना है तो वही रूल नंबर 5, आप मेरा हैंड देखना कितनी फिंगर्स दिखाई दे रही है, 5 फिंगर्स दिखाई दे रही है। तो गिटहब पे भी 5 रूल्स ऑफ गिट कमांड से जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना कोड अपलोड कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल फॉलो द 5 कमांड्स। अगर फर्स्ट टाइम है तो 5 कमांड्स फॉलो करना है। अगर सेकेंड टाइम है, थर्ड टाइम है, फोर्थ टाइम है, अगर आप अपलोड कर रहे हो तो 3 4 5 करना है। तो चलिए फर्स्ट टाइम मैं ये कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना गिटहब पे जाऊंगा। ठीक है ना, गिटहब पे जाना है और मैंने शॉर्टकट बता रखा था आपको github.com/new। सो github.com/new पे जाना है और यहाँ पर आज की डेट का फोल्डर बना लेते हैं। रिपोजिटरी डेट वाइज बना रहे हैं हम। 28 मई 2024 पर मैं गया और यहाँ पर माय वेबसाइट मैंने टाइटल डाल दिया, माय या ओके लैब्स मैंने डाल दिया। डिस्क्रिप्शन पे गया और इसको पब्लिक रिपोजिटरी मैंने दिया, ऐड रीडमी फाइल पे क्लिक किया और क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है ना, ये रिपोजिटरी का लिंक मुझे यहाँ से कॉपी करना है। अब मैं 1 बाय 1 5 कमांड्स यहाँ से पेस्ट करूँगा। ठीक है ना, सबसे पहले मुझे गिट की रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पर हमने गिट इनिट किया, फिर उसके बाद गिट रिमोट ऐड ओरिजिन ये मुझे करना है, इतना मुझे लिखना है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। फिर मुझे माउस का राइट क्लिक करके रिपोजिटरी मुझे पेस्ट करनी है। माउस का राइट क्लिक करना है और आपकी रिपोजिटरी देखो पेस्ट हो गई, रिपोजिटरी का लिंक। सो जैसे ही मैंने इंटर किया, अब मैं अपनी थर्ड कमांड यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, थर्ड कमांड होती है स्टेजिंग। थर्ड कमांड को बोलते हैं स्टेजिंग। तो चलिए स्टेज करते हैं। स्टेज करना है गिट एट डॉट से, फिर मैंने किया गिट कमिट -m और यहाँ से मैंने आज कुछ भी मैं मैसेज लिख सकता हूँ। और फाइनली मैंने गिट पुश ओरिजिन और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर देखना है गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है ना, ये गिट पुश ओरिजिन मैंने मास्टर किया। तो आप देखिए मेरा सोर्स कोड सक्सेसफुली मास्टर एरो मास्टर आ गया है। यहाँ पर गिटअप पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर जाके इसको एक बार और रिफ्रेश कर लूँ प्रॉपर, ठीक है ना, तो सोर्स कोड हमें कहाँ रखना है, गिटअप पे ही रखना है। ठीक है ना, सोर्स कोड हमें कहाँ रखना है, गिटअप पे ही रखना है। मगर वेबसाइट हमें कहाँ कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, हम गिटअप पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं और नेटलीफाई पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज मैं वेबसाइट को फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लॉय करना बता रहा हूँ, इंटरनेट पर लाइव करना बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो हम नेटलीफाई से भी कर सकते हैं। तो नेटलीफाई पे यहाँ पर इस पेज पर हमें रिफ्रेश करना है और मैं वापस से गिटअप पे जाऊंगा और ये ऑथराइज हो गया। अब नई रिपोजिटरी सारी फैच होके आ जाएंगी। सो यहाँ से हम सर्च करते हैं 28 मई। अगर मैं सर्च करूँ, है ना, बहुत सारी रिपोजिटरी है, उसमें से 28 मई मैंने सर्च किया क्योंकि यहाँ पर मैंने रिपोजिटरी का नेम 28 मई कर रखा है। ठीक है ना, तो जैसे ही मैंने 28 मई किया तो 28 मई में 2 आ रही है। एक मैंने ये वाली रिपोजिटरी बनाई है 1 मिनट अगो और ये पब्लिक टाइप की रिपोजिटरी है, उसने इंफॉर्मेशन गेट किया। ठीक है ना, अब आपको जो डिप्लॉय करना है वो कौन सी ब्रांच करनी है, आपका सोर्स कोड मेन ब्रांच पे पड़ा हुआ है कि मास्टर पर है। तो आप यहाँ से कंफर्म करेंगे। देखो पूरा जो index.html है किस ब्रांच पर है, मास्टर पे। अगर मैं इसको स्विच करूँ मेन पर, तो मेन पर index.html नहीं है। इसका मतलब मेरा सोर्स कोड जो है, जो भी कोडिंग है, वो किस ब्रांच पर है, वो मास्टर ब्रांच पर है। तो आपको यहाँ से भी क्या चूज करना पड़ेगा, मास्टर चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर डिप्लॉय इस पर क्लिक करेंगे और ठीक है ना, जैसे ही मैंने डिप्लॉय किया तो यहाँ पर देखिए ये कॉग आइकन स्टार्ट हो रहा है, ये गियर वाला सिंबल स्टार्ट हो गया है। इस पर आपको क्लिक करना है और रियल टाइम पर आप डिप्लॉय लॉग देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि एक्शंस में जाके यहाँ पर हमारे पास वर्क फ्लोज स्टार्ट हो जाते थे, उसी प्रकार से चलो मैं साइड बाय साइड दोनों का डिप्लॉय करके बता देता हूँ। सेटिंग्स में गए और आपको यहाँ से ब्रांच लिया, मास्टर, सेव। जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो हमारी जो वर्क फ्लोज स्टार्ट हो जाते थे, यहाँ पर देखिए ये हमारा गिटहब का वर्क फ्लो स्टार्ट हो गया। ये जैसे ये बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए, तो सेम टू सेम वर्क आपका यहाँ पर भी होता है। राइट, कहाँ पर, यहाँ पर आपका नेटलीफाई पर। अब आपकी पूरी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। वो प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आप देखिएगा मेरी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव हो गई है। मगर आज मैंने गिटहब यूज नहीं किया है, आज मैंने क्या यूज किया है, नेटलीफाई।
तो ये लिंक मैं आपको ग्रुप के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आप जो भी असाइनमेंट बनाएं, कभी आपको नेटलिफाई का लिंक देना है, कभी आपको गिटहब पेजेस का लिंक देना है, ऐसे अल्टरनेट आपको स्विचिंग करते हुए चलना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं और गिटहब का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये जैसे ये गिटहब पर भी मेरी वेबसाइट इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव आ गई है। सो इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए आप नेटलिफाई भी यूज कर सकते हैं और गिटहब पेजेस का भी इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकते हैं, राइट। सो ये हुआ। अब उसके बाद हम यहाँ पर शीट में आगे बढ़े, कुछ नए टॉपिक्स देंगे। आप में से कुछ बच्चों का डाउट थे कि सर एब्सोल्यूट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। सो यहाँ से मैं सर्च करूँ एड्रेसेस में, यहाँ सर्च करूँ तो जो आप इमेज लेते हैं उसके अंदर जो आप एड्रेस देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक इमेज ली, IMG टैग लिया और IMG टैग को क्लोज किया, एक एट्रीब्यूट लिया मैंने SRC, और यहाँ पर जो एड्रेस आता है, इंटरनेट का एक एड्रेस आता है, इमेज का सोर्स का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस आप रिलेटिव भी दे सकते हो, इंटरनेट वाला लिंक भी दे सकते हो। अगर मुझे इंटरनेट वाला लिंक देना है तो उसे मैं एब्सोल्यूट एड्रेस बोलूंगा। फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज ले लेता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स पे गया मैं और पर्टिकुलर मैंने लेटेस्ट न्यूज़ लिया और कहीं से जाके मैंने कोई इमेज ले ली, जैसे ये वाली इमेज। इस इमेज पे मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू ब्राउजर करूंगा तो मुझे एक इंटरनेट वाली एब्सोल्यूट यूआरएल मिल जाएगा। ये एब्सोल्यूट यूआरएल है, ठीक है ना। तो जो इंटरनेट वाले एड्रेस होते हैं उसे हम एब्सोल्यूट एड्रेस बोलते हैं। लाइक इंटरनेट वाला एड्रेस मैंने लिख रखा है यहाँ पर। तो इंटरनेट वाले एड्रेस काय से स्टार्ट होते हैं, HTTP या HTTPS से। ये मोदी जी वाला जो फोटो है ये काय से स्टार्ट हो रहा है, HTTPS से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट एड्रेस बोलूंगा। तो आप अपने सोर्स कोड में SRC में ये एब्सोल्यूट एड्रेस भी पेस्ट कर सकते हो, लाइक HTTPS। सेव किया, वापिस आप अपने गए, ओपन इन ये किया आपने और आपको देखिए ये एड्रेस आ गया। तो कल के असाइनमेंट में मैंने आपको क्या बोला था कि आपको अपने रूट लेवल पर एक डायरेक्टरी बनानी है। यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनानी है, वो आप डायरेक्टरी इस बटन से बना सकते हैं। मगर डायरेक्टरी को हम है ना कमांड के थ्रू बना के मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir कमांड यूज करनी है, मेक डायरेक्टरी, ठीक है ना। आज हम कमांड यूज करेंगे mkdir, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं एक न्यू शीट बना लेता हूँ एंड लाइनेक्स कमांड्स, ठीक है ना। सो कुछ लाइनेक्स कमांड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो फाइल्स के लिए हमने यूज करी थी, फाइल्स के लिए हमने टच यूज करा था, फाइल के लिए हमने vim यूज किया है ना, और फोल्डर बनाने के लिए आपको यूज करनी है mkdir, ठीक है ना। तो आज mkdir स्पेस फाइल नेम, mkdir स्पेस फोल्डर नेम, सॉरी डायरेक्टरी नेम, ठीक है ना। सो mkdir स्पेस डायरेक्टरी नेम, सो mkdir स्पेस मुझे img नाम की डायरेक्टरी बनानी है। तो देखिए ये डायरेक्टरी बन गई है, ठीक है ना। तो आपको अब जो है डायरेक्टरी कैसे बनाओगे, मैनुअल आपको डायरेक्टरी नहीं बनानी है। आपको ज्यादा कंफर्टेबल किधर होना है, कमांड्स पर, है ना। जितना ज्यादा आप कमांड्स सीखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। तो मैंने mkdir से एक डायरेक्टरी बनाया और इस डायरेक्टरी के अंदर मैं इस इमेज को सेव करूंगा। ये जो पर्टिकुलर इमेज है इस पे आपको राइट क्लिक करना है, सेव इमेजेस वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और आप अपने डी ड्राइव के प्रोजेक्ट में जाइए, फुल स्टैक मई बैच में जाइए, 28 में जाइए, IMG में जाइए, और ये इमेज का जो ये बहुत लॉन्ग एड्रेस है इसको मैं 1.webp करके मैं सेव कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिएगा कि आपका एड्रेस लोकली स्टोर हो गया है। अब लोकल स्टोर हो गया है तो SRC के अंदर जितना भी ये एड्रेस है इस सबको मुझे हटाना है ना, इस सबको हटाना है। और करंट फोल्डर के अंदर IMG के अंदर मुझे 1.webp, तो ये भाई ये वाला जो एड्रेस है ना ये रिलेटिव एड्रेस कहलाता है। ये तो मैंने कल ही बोल दिया था कि आज जो आपको न्यूज बनानी है वो रिलेटिव एड्रेस के थ्रू बनानी है, मगर आप बच्चों ने उसको क्या किया है, उसको आपने एब्सोल्यूट एड्रेस के थ्रू बना दिया। ये देखो इंटरनेट वाला एड्रेस ले लिया, ये नहीं लेना था। थर्ड असाइनमेंट में हमें एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं लेना था, हर एक इमेज को हमें लोकली डाउनलोड करना था और उसको हम कहाँ पुट करेंगे, उसको रखेंगे कहाँ पर, हम वो IMG फोल्डर के अंदर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमने इसको बताया है। अब आप में से किसी किसी बच्चों के H1 ये इधर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये H1 इधर जा रहा है, तो ऐसा कोड मुझे पसंद नहीं है। बेसिकली आपका कोड सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। देखो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज
है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि आप अपना कोड प्रॉपरली क्या कर पाए, इंडेंट कर पाए, ठीक है ना। सो चलिए, अब ये मेरा चेंजेस हो गया है, मगर मैं नेटलिफाई के यूआरएल पर अगर देखूं, ठीक है ना, मैं अगर अपने नेटलिफाई के यूआरएल पर जाके देखूं तो नेटलिफाई का यूआरएल ये रहा, और आप देखिए यहाँ पर तो इमेज आई नहीं। तो इमेज कहाँ आई है, मेरी लोकल आई है। तो लोकल इमेज तो अपलोडेड है मेरी लोकल ब्राउजर में, तो आप इमेज देख पा रहे हो, ये लोकल है, ये लोकल एड्रेस है मेरा, है ना, लोकल डेवलपमेंट हो रहा है। मगर इसी वर्क को आपको इंटरनेट पर फिर से लाना है, तो आप अपना सोर्स कोड अब फर्स्ट टाइम अपलोड नहीं करेंगे, आप अपना सोर्स कोड सेकेंड टाइम अपलोड करना चाह रहे हो, तो ये पिंक वाला कलर फॉलो करना है, राइट। ये पिंक वाला कलर फॉलो करना है। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप सेकेंड टाइम अपना कोड अपलोड कर रहे हो तो पिंक वाला कलर की फॉलो करना है, मतलब हमें थर्ड कमांड, फोर्थ कमांड एंड फिफ्थ कमांड अपलोड करना है। लाइक मैं यहाँ पर गया, और चलिए अब मुझे करना है गेट एट डॉट, फिर मैं करूंगा गेट कमिट डैश एम, और यहाँ पर आई हैव एडेड एन इमेज, ठीक है ना। फिर मैं इसको करूंगा गेट पुश ओरिजिन ब्रांच का नाम, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रांच क्या है, मास्टर ब्रांच है, तो ये मैंने मास्टर ब्रांच पे कोड अपलोड किया। जैसे ही मैं कोड अपलोड करूंगा, इमीडिएटली आपको जंप करना है, आप अपने नेटलिफाई के या एक्शन टैब में आप जंप करेंगे तो देखो सेकंड बिल्ड मेरा चालू हो गया। अब यहाँ पर यही प्रोसेस आपकी यहाँ पर नेटलिफाई पे भी स्टार्ट हो गई होगी। ये देखिए, ये सेकंड प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो गई, इस पर क्लिक करेंगे, ये सेकंड डिप्लॉय आपका चालू हो गया। तो जो काम आपका ये करता है, गिटहब पेजेस करता है डिप्लॉय, उसको बिल्ड करने की प्रोसेस, वही काम आपका जो है नेटलिफाई भी करता है, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं वर्क फ्लोज, इसको हम बोलते हैं वर्क फ्लोज, इसको हम बोलते हैं CI/CD, है ना। तो आप ये ध्यान रखना है, ये ऑटोमेटेड CI/CD वर्कफ्लोज ट्रिगर हो जाते हैं ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है ना। तो थोड़ा वेट करते हैं CI/CD प्लेटफॉर्म्स को ये बिल्ड होने में, और देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। तो अब मेरे अपडेट में क्या आएगा, बेसिकली एक इमेज भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ये मेरा बिल्ड प्रोसेस, और ये रिपोर्ट्स बिल्ड हो गए, और डिप्लॉय वाले सेक्शन पे जाएंगे, ये देखो कंप्लीट हो गया। प्रीव्यू पे मैं गया तो देखो इंटरनेट वाले एड्रेस पर मेरा हेडिंग भी आ गया है और मेरा इमेज भी आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप अपना जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम गए, और प्रॉपरली हम यहाँ पर जो है बेसिकली हम मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अब बताने वाला हूँ। आप सभी को जाना है, आप को CSS एनिमेशन असाइनमेंट वाली PPT पर जाना है, और एक लिंक ओपन किया हुआ है, वो लिंक मैंने नेटलिफाई पर बना रखा है, और इससे बहुत कूल एनिमेशन इफेक्ट्स जो हैं वो हम धीरे धीरे इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट। ये इतने कूल एनिमेशन इफेक्ट हैं, ये सारे एनिमेशन के इफेक्ट्स हम बनाएंगे CSS में, ठीक है ना। ये देखो आप कितने अच्छे अच्छे एनिमेशन इफेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारा मैं आपको वन बाय वन बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट है, वो टूल्स हम बेसिकली करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें एक मेजर इट टूल लेना होगा, मेजर इट, है ना। मेजर इट से क्या है, मैं डायमेंशन कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये टूल कौन सा है, मेजर इट। आप सभी को जाना है गूगल पर, आप सभी को गूगल पर जाना है, और आप लिखेंगे क्रोम, आप सभी क्या लिखेंगे, CHROM, क्रोम मेजर इट, है ना, क्रोम मेजर इट, और इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरा ये मेजर इट का एक्सटेंशन आ गया है। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आपके लिए PPT में ही एक वो बना देता हूं, और यहाँ पर लिख देता हूं क्रोम एक्सटेंशंस, है ना, क्रोम एक्सटेंशंस। तो ये जो क्रोम का जो एक्सटेंशन का लिंक है, ये यहाँ पर मैं इसको रिमूव किया मैंने, और पहला जो टूल है वो आपका है मेजर इट, है ना, मेजर इट। ये मेजर इट को मैं यहाँ पर लिंक असाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। आप चाहें तो गूगल पे भी जाके ढूंढ सकते हैं, बट आपको मेजर इट पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे, ये मेजर इट आ गया है, और यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा आपके केस में। मेरे इसमें रिमूव इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको सबसे पहला टूल क्या इंस्टॉल करना है, मेजर इट, है ना। दूसरा टूल आपको इंस्टॉल करना है कलरजिला, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्रोम लिखा आपने, और यहाँ पर आप लिखोगे क्रोम एक्सटेंशन
क्रोम एक्सटेंशन कलर जिला, है ना, कलर जिला। जैसे गॉडजिला मूवी देखी होगी आपने, तो बस वो जिला आप ले लेना तो आपका ये कलर जिला हो जाएगा। तो कलर जिला जो है, हमें क्रोम का एक्सटेंशन हमें यूज करना है कलर जिला। सो कलर जिला जो एक्सटेंशन है वो आपने कॉपी कर लेना है। मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं यहीं पर कलर जिला, कलर जिला, और इसको मैंने यहाँ पर पीपीटी के अंदर ही मैं आपके लिए असाइन कर रहा हूँ। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको ये इतना पता होना चाहिए कि आपके ब्राउजर में ये दो टूल जो हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स, आपके इंस्टॉल हो जाने चाहिए। तो ये इंस्टॉल आपको करने हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये पिन अनपिन का आएगा, इसको पिन अनपिन करना। ठीक है ना, देखो मैं अनपिन कर रहा हूँ तो ये दिखाई नहीं देगा, ये पिन करूंगा तो ये यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। उसी तरीके से कलर जिला को मैं अगर अनपिन कर दूंगा तो ये दिखाई नहीं देगा, अगर दिखाई नहीं देगा तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पिन करना पड़ेगा। तो मेक श्योर ये सामने दिखाई दें, है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको पिन करना पड़ेगा। सो ये मैंने पिन किया। उसके बाद आप अपने एनिमेटिया वाले असाइनमेंट्स पर आपको जाना है, ठीक है ना, और आपको स्टार्ट करना है अपना वर्क। ठीक है ना, अब आप वन बाय वन आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर अपनी एक नए प्रोजेक्ट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं गया और मैं इसी कोड को मैं यहाँ से मैंने हटाया, क्योंकि ये यही है हमारा, और इसको मैंने बोल दिया एनिमेटिया असाइनमेंट्स। ठीक है ना, एनिमेटिया असाइनमेंट्स, सेव किया। और आप इसका लोकल आउटपुट आप देख सकते हैं। सो मैं इसको जाऊंगा लाइव इन, ये किया, ये बार बार मुझे फायरफॉक्स खोल रहा है, मुझे फायरफॉक्स बिल्कुल सही नहीं लगता है, इसलिए मैं टेस्ट कहाँ करूँगा, मैं टेस्ट मेरे क्रोम पर ही करूँगा, राइट। तो यहाँ पर ये मेरे एनिमेटिया असाइनमेंट्स आ गए। अब दोनों को देखो, यहाँ पर दोनों को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो एक डिफरेंस आ रहा है कि सर यहाँ पर ये फेव आइकन है, इसको हम बोलते हैं फेव आइकन। यहाँ पर सर फेव आइकन आ रहा है और यहाँ पर सर फेव आइकन नहीं है। एक एक चीज हम यहाँ पर करते चलेंगे। सो हम बेसिकली इंप्लीमेंट करेंगे हमारा फेव आइकन। ठीक है ना, तो फेव आइकन यूज करने के लिए आप लिंक टैग यूज करेंगे और REL इक्वल्स टू आइकन यहाँ पर आप देंगे। ठीक है ना, सो आपको टाइटल से ऊपर जाना है और इनका जो लिंक है वो इसी एनिमेटिया का पेज पर आके आपको कंट्रोल यू प्रेस करना है। ठीक है ना, इस पेज पर आप आए और कीबोर्ड से मैं बता देता हूं, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू कहां पर प्रेस करना है आपको, इस वाली वेबसाइट पर, एनिमेटिया की वेबसाइट पे कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो कंट्रोल यू प्रेस करने से आपको उसका सोर्स कोड दिखाई देने लग जाएगा। तो सोर्स कोड देखने का ये मतलब नहीं है कि हम उसका कॉपी पेस्ट करके हम चीटिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। हम पूरा डिजाइन स्क्रैच से खुद बनाएंगे, बट कई बार थोड़े थोड़े कुछ रेफरेंसेस हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। जैसे मुझे ये आइकन पर क्लिक करना है, ये जैसे मैं आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा आइकन आ गया है। इस आइकन को राइट क्लिक करके मैं इसको सेव करूंगा और मेरी वेबसाइट के अंदर सेव करूंगा मैं। तो मेरी वेबसाइट कहाँ पर है, 28 में है, और आइकन को मैं रूट लेवल पर रखूंगा, राइट, मैं रूट लेवल पर रखूंगा। आप चाहें तो IMG के अंदर भी रख सकते हैं। सेव किया, ठीक है ना, तो मैंने, मेरा आइकन हो गया। अब आइकन को मैं कैसे जनरेट करूंगा, उसके लिए आपको लिंक के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, रिलेशन इक्वल्स टू आइकन देना पड़ेगा। सो एक टैग लेना है मुझे, लिंक नाम का टैग, और वो सिंगुलर टैग है। मेटा इज अ सिंगुलर टैग, मेटा इज अ सिंगुलर टैग, लिंक इज अ सिंगुलर टैग, टाइटल हैज स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग, सो इट इज अ पेयर टैग। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ टैग्स भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ टैग मैंने बता चुका हूँ, पेयर टैग और सिंगुलर टैग। सो IMG, और कौन कौन, लिंक, आज कौन सा टैग देखने को मिल रहा है, लिंक टैग किस टाइप का है, सिंगुलर टैग है। तो ये सिंगुलर टैग के थ्रू हम यहाँ पर करेंगे। और स्टार्टिंग टैग में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर आज एट्रीब्यूट कौन सा आने वाला है, REL इक्वल्स टू वैल्यू क्या आने वाली है, आइकॉन। ठीक है ना, और उसके बाद SRC यहाँ पर दिया मैंने, लिंक के साथ href आता है ना, लिंक के साथ हमेशा क्या आता है, href आता है। इमेज के साथ हमेशा क्या आता है, इमेज के साथ हमेशा क्या आता है, SRC आता है। ऐसे याद रखना है। जैसे स्टार्टिंग में मैं भी सीखता था तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था कि लिंक में कभी कभी गलती से मैं SRC लिख देता था। ठीक है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, बट ऐसे याद रखना, लिंक href, इमेज SRC, लिंक href,
इमेज एसआरसी, इसको 15-20-100 बार आप बोल लेना, सो आपको वो मेमोराइज हो जाएगा। लिंक के साथ हमेशा क्या कौन सा टैग यूज करेंगे, एचरेफ, और एचरेफ मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस, और यहाँ पर आप एड्रेस पुट कर सकते हो। तो एड्रेस अगेन मैं रिलेटिव एड्रेस दूंगा, सो रिलेटिव एड्रेस ऑलवेज स्टार्ट विद बैकस्लैश डॉट स्लैश। सो करंट फोल्डर के अंदर, ये डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर के अंदर, img फोल्डर के अंदर, और फेव डॉट आइकन, ये मैंने सेव किया, ये मैंने सेव किया, और आप देखना, अब देखो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि सर दोनों के जो है ना एग्जैक्टली आ गए। ऊपर का टाइटल देखो आप, तो ये टाइटल देखो और इसका टाइटल देखो, ऑलमोस्ट सेम आ गए। अब क्या मिसिंग है, आप कंपेयर करते चलो, मेक श्योर ये दोनों जो आइकन्स है ये साइड बाय साइड होने चाहिए, ताकि आप ऐसे है ना कंपेयर कर सकें दोनों में कि हमें ये दिया गया है और हमने ये बनाया है, राइट। तो ऐसे आपको इनको करना है। अननेसेसरी टैब्स को मैं बंद कर रहा हूं अभी के लिए, अननेसेसरी टैब्स को मैं बंद कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे टैब्स खुल गए हैं, इन सबको बंद कर रहा हूं मैं। हिंदुस्तान टाइम्स को भी बंद किया मैंने, और ये ठीक है ना। सो यहाँ पर आए हम, और यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट के दो पार्टीशन बनाने, हमें अपनी सबसे पहले ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो हमें यहाँ पर मेजर इट में गया, और यहाँ से यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी हाइट कितनी आ रही है, ठीक है ना। ये बॉटम तक में गया, तो हाइट आप देखिए, हाइट यहाँ पर वैल्यू आप देखेंगे तो 728 के आसपास आ रही है, राइट। और अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये विड्थ बढ़ेगी, और नीचे की ओर ले जाएंगे तो हाइट मिलेगी आपको। तो मेरा वैल्यू काउंट देखिए 728 आ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे एक क्या करना है, एक डिव लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं गया बॉडी के अंदर, और आप एक डिव लेना, डिव टैग, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम डिव टैग का यूज करते हैं, राइट। सो हम डिव टैग का यूज करते हैं। डिव का मतलब होता है डिवीजन टैग, सो डिव टैग का मतलब होता है डिवीजन टैग। सो डिव का स्टार्ट भी होता है और डिव का क्लोज भी होता है, ठीक है ना। डिव का स्टार्ट भी होता है, क्लोज भी होता है, तो वो पेयर टैग की कैटेगरी में जाएगा। और डिव का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है ना। किसी चीज को अगर आपको डिवाइड करना है तो उसके लिए आप डिव यूज करते हैं। सो डिव स्टैंड फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब पार्टीशन, डिवीजन का मतलब होता है पार्टीशन। अगर आपको पार्टीशन करना है तो आप डिव टैग का यूज करेंगे, डिवीजन टैग का। तो बहुत इंपॉर्टेंट टैग है यहाँ पर ये। अब इस डिव टैग को जो है आपको एट्रीब्यूट देना है। आज आप इसको एट्रीब्यूट देंगे, आईडी एट्रीब्यूट देंगे, और इसको हम यहाँ पर आईडी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको आईडी दे दिया टॉप सेक्शन, इसको मैंने आईडी क्या दे दिया, टॉप सेक्शन। तो अगेन आप अपने फॉर्मूला से कंपेयर करना कि सर स्टार्टिंग टैग के अंदर अगर कभी भी कुछ लिखेंगे हम तो उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो आईडी इज अ एट्रीब्यूट, टॉप सेक्शन इज अ वैल्यू, id is a attribute, this div is a start tag, this slash div is a end tag। तो आपको ये फॉर्मूले से कंपेयर करना है, राइट। सो यहां पर मैंने किया। अब मुझे यहाँ पर मैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेरा नेम लिखा, सेव किया, ब्राउजर में गया, और यहाँ पर देखो ये मेरा नेम लिखा हुआ आ रहा है, बट यहाँ पर जो है मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मुझे है ना एक फ्लैट कलर यहाँ पर मुझे देना है। सो यहाँ पर मुझे इसको डिजाइन करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, स्टाइल टैग यूज करूंगा, ठीक है ना। स्टाइल टैग यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्टाइल टैग यूज करने के लिए हम CSS यूज करते हैं। मैं CSS वाले सेक्शन पे जाता हूँ, ठीक है ना। CSS वाले सेक्शन पर हम जाते हैं, ठीक है ना। तो CSS के अंदर बेसिकली क्या चलता है, हमारे सिलेक्टर्स चलते हैं, जिससे हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने पहला सिलेक्टर टैग सिलेक्टर बताया था, और आज की क्लास के अंदर हम दूसरा सिलेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर को डिनोट किया जाता है हैश के थ्रू, ठीक है ना। सो यहाँ पर हैश एंड द नेम, ठीक है ना। सो ये मैंने लिया। अब मुझे किसको टारगेट करना है, डिव को, जिसकी आईडी क्या है, टॉप सेक्शन है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिव हैश टॉप सेक्शन को मुझे टारगेट करना है, और करली ब्रेस स्टार्ट, करली ब्रेस क्लोज, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। तो अगेन प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर आज नई प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैं अभी रेड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, ताकि विजुअली पता चले क्या चल रहा है।
ठीक है ना। तो एक चीज आपको पता चल रही होगी कि ये रेड कलर में आ रहा है। अगर इसके अंदर में इस div के अंदर मेरा नाम नहीं लिखूं तो ये आएगा ही नहीं, इसलिए आपको अपना नेम लिखना है इसके अंदर जब तक वो पूरा ब्लॉक नहीं बन जाए। ये आपने अपना नाम लिखा। अब देखो यहाँ पर ये ऑब्वियसली ये गैप आ रहा है, तो ये गैप क्यों आ रहा है ये फर्दर आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट में, और आप जाएंगे, आपने इस एरो पर क्लिक करना है सिलेक्ट एलिमेंट, और आप देखिएगा आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया, फिर बॉडी को पिक करना है। तो बॉडी को पिक करते ही आप देखेंगे ये 8 8 8 8 पिक्सल्स के मार्जिन आ रहे हैं। अगर ये 8 वैल्यू को मैं यहाँ पर 0 कर दूं तो ऊपर का गैप खत्म। अगर ये लेफ्ट वाला 8 पर मैं डबल क्लिक करके 0 करूं तो आप देखना ये वाला गैप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, फिनिश हो जाएगा। अब देखना ये लास्ट वाला गैप, ये वाला गैप, तो ये वाली जो वैल्यू है ये मैं अगर 0 कर दूं तो ये भी फिनिश हो गया। उसी तरीके से नीचे वाला गैप भी एक आ रहा है, उसको भी आपको ये करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू सेट 0 वैल्यू टू द मार्जिन। सो मार्जिन इज अ प्रॉपर्टी विच इज आउटसाइड द बॉर्डर। बॉर्डर के बाहर का एरिया मार्जिन कहलाता है, बॉर्डर के अंदर का एरिया पैडिंग कहलाता है। तो हमें क्या करना है, मार्जिन सेट करना है। तो किसका मार्जिन सेट करना है, जिस एलिमेंट को मैंने अभी सिलेक्ट कर रखा है, किसको, बॉडी को। तो यहाँ पर मैं अगेन बॉडी पर जाऊंगा और बॉडी का हम क्या सेट करेंगे, मार्जिन सेट करेंगे, वो भी कितना, 0 पिक्सल, और चारों तरफ के मार्जिन सेट करने हैं, ठीक है ना। तो मैं सिंगल वैल्यू दूंगा तो वो वर्क होगा, वो वर्क करेगा चारों तरफ की वैल्यूज पर, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अब मैं पेज को रिफ्रेश भी करवा दूं तब भी मेरा एलिमेंट यही आ रहा है। अब रेड कलर तो देना नहीं है, कलर तो ये वाला देना है, इसीलिए मैंने कलरजिला टूल इसलिए लिया ताकि आप पेज के ब्राउजर से आप कलर पिक कर पाओ। सो ये मैंने कलर यहाँ से पिक किया, और आप जाके यहाँ पर ये टॉप सेक्शन को आप क्या दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर, ये पेस्ट कर दिया। तो अब आपका क्या आ रहा है, ये वाला कलर आ रहा है। अब ऑब्वियसली हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, हाइट कितनी आ रही है, 728 या 729 या 730। तो यहाँ पर मैं इसकी हाइट कितनी लूंगा, HEIGHT हाइट 730 पिक्सल के आसपास। सेव किया, ब्राउजर में गए, और आप ये देखिए, अब जब आप उसको हाइट दे देंगे तो आपका इस तरीके से ये आ गया है, ठीक है ना, ये आ गया है बेसिकली, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपने हाइट दिया है, ठीक है। सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगेन आप इस डिव के अंदर, ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको जो है बेसिकली इस तरीके का ये आपको कलर देना है, मगर ये बीच में जो आ रहा है ये एक्चुअल में एक एक या तो इसके दो पार्टीशन हो सकते हैं, ये प्रॉपर ग्रेडियंट होगा, ठीक है ना। तो CSS के थ्रू आप ग्रेडियंट दे सकते हैं। यहाँ पर अगर बैकग्राउंड कलर में मैं जाऊं और आपको एक वेबसाइट खोलनी है, W3C स्कूल्स खोलना है, CSS सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे ग्रेडियंट, है ना, आप क्या सर्च करेंगे, ग्रेडियंट। तो जैसे ही मैं ग्रेडियंट पे करूंगा तो CSS के ग्रेडियंट वाला सेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमें वर्क करना है लीनियर ग्रेडियंट पर, ठीक है ना। लीनियर, लीनियर मतलब या तो हॉरिजॉन्टली चलेगा या वर्टिकली चलेगा या डायगोनली चल सकता है। तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये ग्रेडियंट आ रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टली है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो वी नीड हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट। तो हमें हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट करना है तो हमें ये लीनियर ग्रेडियंट वाले सेक्शन पर हमें जाना होगा। सो लीनियर ग्रेडियंट वाला सेक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है, इस पूरे फॉर्मूले को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहीं पर, ठीक है ना। सो बैकग्राउंड डैश इमेज, बैकग्राउंड डैश इमेज, और बैकग्राउंड डैश इमेज, लीनियर ग्रेडियंट, डायरेक्शन। अगर आप लेफ्ट लिखोगे, अगर आपने लेफ्ट लिखा तो लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेगा, और अगर राइट लिखोगे तो राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेगा। तो मान लो पहला कलर मुझे क्या चाहिए, रेड चाहिए, और दूसरा कलर मुझे ग्रीन चाहिए, ठीक है ना। पहला कलर क्या चाहिए, ग्रीन, पहला कलर मुझे रेड चाहिए और दूसरा कलर ग्रीन चाहिए, और चलेगा कहां से, लेफ्ट से। तो लेफ्ट मतलब ये वाला एरिया, लेफ्ट मतलब ये वाला एरिया, और राइट मतलब ये वाला एरिया। तो लेफ्ट में कौन सा कलर मिलेगा मुझे, रेड, और राइट में कौन सा कलर मिलेगा मुझे, ग्रीन, ठीक है ना। तो लेफ्ट और राइट ये दो कलर मुझे मिलेंगे लेफ्ट से। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा आप देखिएगा
यहाँ पर मेरा कंप्लीटली रेड कलर आ रहा है, सॉरी ये कलर मुझे, ये फिर कलर हटाना है, ठीक है ना। सिर्फ बैकग्राउंड इमेज होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर मुझे हटाना है। अब देखिए मेरा वो कलर दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पर मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, चूंकि यहाँ पर मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, देखिए तो आपको यहाँ पर ग्रेडियंट्स में हमें कुछ वेंडर प्रीफिक्स लगाने होंगे, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं, गूगल क्रोम सपोर्ट करता है डैश वेबकिट डैश, ठीक है ना। सो वेबकिट क्या है, वेबकिट जो है हमारा एक रेंडर इंजन है, और यहाँ पर ये देखिए ये कलर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूं रेंडर इंजन फॉर ब्राउजर्स, रेंडर इंजन फॉर ब्राउजर्स। तो मैं इमेज पे गया, इमेज पर गया और यहाँ पर ये इमेज रही, ठीक है ना। सो ठीक है ना, सो ये हमने लिया और मैं पीपीटी में गया, न्यू स्लाइड बनाई मैंने, डिलीट किया, और इस इमेज को मैं पीपीटी के अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जो हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आप देखिए मेरे केस में मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो गूगल क्रोम एक्चुअल में वेबकिट इंजन यूज करता है। ये पहले ब्लिंक यूज करता था, मगर अब गूगल क्रोम इंटरनली क्या यूज करता है, वेबकिट इंजन यूज करता है। तो जैसे ही मैंने वेबकिट यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट से पहले लिखा, डैश वेबकिट डैश लीनियर ग्रेडियंट लिखा, तो आप देखिएगा कि वो मेरा ग्रेडियंट काम करने लग गया। इसी यूआरएल को आपको फायरफॉक्स ओपन करना, इसी यूआरएल को फायरफॉक्स ओपन करना, और फायरफॉक्स में आप पेस्ट करोगे तो वो ग्रेडियंट आपको इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है, राइट। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेबकिट जो है वो फायरफॉक्स द्वारा भी सपोर्टेड है, ठीक है ना। सो ये हमारा आया बेसिकली। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में मुझे एक लाइन जैसा पार्टीशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये इसी लीनियर ग्रेडियंट वाले फंक्शन पर हमें जाना है, और हमें यहाँ पर इसका डिटेल देखना है कि हम इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में इसका सिंटेक्स देखूंगा। तो यहाँ पर हमें लगभग इसको 49% तक, 49% पर, 49% पर मुझे ये रेड कलर चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखना यहाँ पर ये पूरा कलर ब्लेंड हो गया 49% तक, और ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन कहाँ से चलना चाहिए, ये 50% से चलना चाहिए। सो दिस इज द स्टॉप वैल्यू, दिस इज द स्टार्ट वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, अगर मैं इसको भी 50 कर देता हूं तो दोनों, ये देखना, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट एक सेंटर लाइन आ गई है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार दो पार्टीशन है, मगर ये एक ही डिव है जिसके अंदर मैंने ग्रेडियंट फिट किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने ग्रेडियंट फिट किया हुआ है। अब इस अनिल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से इसको हटा सकता हूँ, सेव किया, एंड देन आप देखना अब ये इस तरीके से आ गया। अब मुझे मुझे तो ये कलर लेना है, तो मैं वापस से कलर पिकर पे जाऊंगा, फर्स्ट कलर मैंने ये उठाया, और रेड की जगह, ये जो रेड लिखा हुआ है इसकी जगह ये पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये रेड की जगह मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, ये कलर पेस्ट कर दिया स्टेप बाय स्टेप, ये देखो परफेक्ट। अब सेकंड कलर मुझे ये फिल करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा और इसको ले लूंगा। अब मैं मुझे ये चेक करना है कि ये कलर देखो फिक्स है कि नहीं है, ठीक है ना। ये इसको मैंने कलर पिकर को लिया और यहाँ से कलर पिकर लिया, और आप देखना मेरा कलर जो पिकर है ये कलर है, सेकंड कलर मैंने ये ले लिया, सेव किया, ब्राउजर में गए, परफेक्ट, ठीक है ना। ये परफेक्ट, एक पिक्सल का भी फर्क नहीं है, ठीक है ना। बीच का भी ये एरिया चाहिए, बीच का ये एरिया चाहिए, एनिमेटिया प्योर सीएसएस। तो जो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है वो अभी तक समझ गए होंगे कि उसको हेडिंग में लेते हैं, जो छोटे अक्षरों में लिखा जाता है उसे हम पैराग्राफ में लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस पहले पार्टीशन में जाएंगे, इस पहले पार्टीशन में आप जाएंगे, और इस पहले पार्टीशन में आप यहाँ पर सेंटर की ओर इसको आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको H1 में लिखा एनिमेटिया, और दूसरे को मैंने पैराग्राफ में ले लिया,
ठीक है ना। दूसरे को मैंने किस में ले लिया, पी टैग में ले लिया, इसको कॉपी किया। तो डिजाइनिंग में अच्छा करना है तो आपको एग्जैक्ट बनाना सीखना पड़ेगा, बिल्कुल पिक्सल बाय पिक्सल, है ना। एक पिक्सल का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इतना हाईली एक्यूरेट वर्क होना चाहिए। सो ये मैंने सेव किया, वापस ब्राउजर में गए, ये देखो ये यहाँ आ रहा है। और ऊपर ही ऊपर अगर हम देखें तो ये इतना गैप क्यों आ रहा है, फिर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो हमें जो है ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली आ रहा है। और और इस एलिमेंट को हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये इस हमारे इस H1 की वजह से आ रही है। इस H1 का जो है मार्जिन टॉप, अननेसेसरी H1 का मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम आ रहा है। किसका, इस H1 का। ये केयरफुली देखो, H1 का मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम अननेसेसरी आ रहा है। तो यहाँ से इस H1 का भी मुझे थोड़े से इसके वो हटाने होंगे। तो मैं यहाँ पर आज क्या यूज कर सकता हूँ, मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है ना, कि div का चिल्ड्रन H1, div का चिल्ड्रन H1, कौन से div का, div जिसकी आईडी टॉप सेक्शन है उसका डायरेक्ट चिल्ड्रन। तो यहाँ से मैं टारगेट कर सकता हूँ div जिसकी आईडी टॉप सेक्शन है उसका डायरेक्ट चिल्ड्रन H1, ठीक है ना। सो दिस इज अ डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, सो यहाँ पर हम CSS सिलेक्टर में गए और डुप्लीकेट किया। आज हम तीसरा सिलेक्टर भी देख रहे हैं और इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। तो डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। सो तो यहाँ पर फॉर्मूला चलता है पेरेंट एरो चाइल्ड, ठीक है ना, पेरेंट एरो चाइल्ड। एरो जिसकी तरफ पॉइंट करेगा वो चाइल्ड होगा। देखो H1 चाइल्ड लेके नहीं है, बिल्कुल है सर, किसका, डिव का, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पर पेरेंट होगा और राइट हैंड साइड पर चाइल्ड होगा। और बीच में अगर ये एरो वाला सिंबल आ रहा है तो दिस इज अ डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। CSS का कौन सा तीसरा सिलेक्टर है, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है ना। तो मुझे किसको टारगेट करना है, मुझे H1 को टारगेट करना है। H1 को टारगेट करके आप क्या कहना चाहोगे, आपको वो प्रॉपर्टी बोलनी है जिससे कि वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये व्हाइट गैप क्यों आया, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट, सिलेक्ट एरो, इस H1 को पकड़ो और आप देखो इस H1 को सिलेक्ट करने से टॉप और बॉटम में 21 पिक्सल अननेसेसरी आ रही है। और यही इस वजह से ये व्हाइट कलर का गैप यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे इस 21 को मैं 0 करूंगा तो देखो वो ऊपर का गैप ही फिनिश हो गया, ठीक है ना। तो बस वही हमें करना है कि हमें मार्जिन जो है, हमें मार्जिन टॉप भी 0 पिक्सल बोलनी है और उसकी मार्जिन डैश बॉटम भी 0 पिक्सल बोलनी है, ठीक है ना। सेव किया, फर्दर यहाँ पर हम गए तो देखो ये हमारा मार्जिन और ये प्रॉपरली सेट हो गया है और ये हमारे इस तरीके से आ गए। अब मैं यहाँ पर जो है हमारे इसको हम बेसिकली मूव करवा सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम बेसिकली मूव करवा सकते हैं। यहाँ पर इस सेक्शन को आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि मार्जिन, यहाँ पर हम इसको मार्जिन, जैसे मार्जिन, ठीक है ना। सो ये मैंने लिया और पर्टिकुलर यहाँ से हम इसको किया। यहाँ पर कलर देख लेते हैं, कलर सबसे पहले वाइट है तो सबसे पहला काम पहले करें, इन दोनों को मैं एक पेरेंट के अंदर ले लेता हूँ, इन दोनों को मैं एक पेरेंट के अंदर ले लेता हूँ, इन दोनों को मैंने एक पेरेंट के अंदर लिया, ये देखो इन दोनों को मैंने एक पेरेंट के अंदर लिया। और इसको जो है अब हम टारगेट करेंगे। अब डिव का चिल्ड्रन डिव के अंदर H1 आ गया तो इसका डिव का चिल्ड्रन ये इस तरीके से आपको देना पड़ेगा। जैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा आपके सिलेक्टर्स भी उस हिसाब से आपको चेंज करने होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। अब इनको दोनों को आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, वापस से टारगेट किया, डिव जिसकी आईडी टॉप सेक्शन है उसका डायरेक्ट चिल्ड्रन डिव, और उस डिव को आप मार्जिन की आप वैल्यूज दे सकते हैं। मार्जिन की आप 4 वैल्यूज लिखिए यहाँ पर, पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू एंड चौथा वैल्यू। अब
अब मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इन फॉर्मूला से आपको जो है चारों वैल्यू आपको पता चल जाएंगी। तो ये जो वैल्यू है अगर मार्जिन की 4 वैल्यूज है ना तो सबका एक मतलब होता है। पहला वैल्यू होता है टी के लिए, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर। पहला वैल्यू टी के लिए होता है, दूसरा वैल्यू आर के लिए होता है, तीसरा वैल्यू बी के लिए होता है, चौथा वैल्यू एल के लिए होता है। ठीक है ना, ये टी, ये टी, ये आर, ये बी और एल। अब ये टी आर बी एल क्या होता है? ये होता है टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। ठीक है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो ये मैंने टीआरबीएल फॉर्मूला आपको बताया कि अगर मार्जिन की कोई वैल्यू, कोलन के राइट हैंड साइड पर जो कुछ भी होगा उसे वैल्यू बोलते हैं, है ना। ये चीज मैंने आपको सिखा दी है यहाँ पर। ये देखो, ये कॉलन, कॉलन के लेफ्ट हैंड पर प्रॉपर्टी बोलेंगे, राइट हैंड वाले को वैल्यू बोलेंगे। अब ये कॉलन को पकड़ा, कॉलन को पकड़ा, कॉलन के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर जो भी आ रहा है वो वैल्यू है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी आ रहा है वो प्रॉपर्टी है। सो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। अब वैल्यू अगर 4 हो मार्जिन की तो उसे टीआरबीएल बोलेंगे। सो मैं टॉप से मुझे कितना करना है 0, लेफ्ट से मुझे कितना करना है, राइट से, लेफ्ट से मान लो मैं पुश करना चाहता हूँ 40 पिक्सल, सॉरी, टी आर राइट, नहीं राइट से नहीं करना है मुझे, टी आर बी एल, एल से करना है 50 पिक्सल। ये लेफ्ट से मुझे, ये वैल्यू लेफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप देखना, ये देखो लेफ्ट से हुआ। अब ये इसको मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 90, ये देखो 90 हुआ। 90 से भी काम नहीं हो रहा है, 200 कर लो। ठीक है ना, अब टॉप से मुझे पुश करना है तो टी आर बी एल, तो ये रहा टॉप, तो टॉप से मैंने 300 पिक्सल पुश करवा दिया उसको। ठीक है ना, टॉप से ये मैं इसको पुश करवा रहा हूँ, मगर ये वर्क नहीं कर रहा है, ये दिक्कत दे दिया। तो ये इसकी वैल्यू को मैं वापस से 0 कर दूंगा। इसका और कुछ हम तरीका देखेंगे। तो यहाँ सेम इसी वैल्यू को मैं डुप्लीकेट करूंगा और पैडिंग यहाँ पर मैं दे दूंगा, पैडिंग यहाँ पर मैं 200 पिक्सल दे दूंगा। तो ये देखो, ये यहाँ आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे आपको पता चलेगा कि जो है आप किस तरीके से इन एलिमेंट्स के बॉक्स मॉडल को समझ सकते हैं। ये जो आ रहा है ना बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर का एरिया पैडिंग, तो मैंने पैडिंग दिया, पैडिंग टॉप मैंने कितना दे दिया उस डिव को 200, तो मेरा एलिमेंट बेसिकली यहाँ पर आ गया। ये बेसिकली मेरा एलिमेंट यहाँ पर आ गया। अब इस डिव के अंदर का सारा मुझे क्या करना है, कलर मुझे व्हाइट करना है। तो #FF दिया मैंने, सेव किया और व्हाइट, ये व्हाइट। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि लेफ्ट में कुछ ज़्यादा जा रहा है, तो इसको मैंने कर दिया 160 के आसपास कर दिया। ठीक है ना, 160 के आसपास कर दिया। लेफ्ट में कुछ ज़्यादा ही जा रहा है तो 140 के आसपास कर दिया, 120 के आसपास कर दिया। ठीक है ना, कंपेयर करो। हाइट में कुछ ज़्यादा जा रहा है तो 190 कर दिया, पैडिंग 180 कर दिया। ठीक है ना, ऑलमोस्ट लेफ्ट से ये 110 कर दिया मैंने। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम पैराग्राफ को देखेंगे कि ये गैप क्यों आ रहा है दोनों में, एनिमीटिया और इसमें गैप क्यों आ रहा है। तो आप इन्वेस्टिगेट करो, फिर फर्दर आपको इन्वेस्टिगेट करना है, वापस इसी एलिमेंट पे जाना है। और देखिए, ये पैराग्राफ को मैंने पिक किया और पैराग्राफ में अगेन 16 पिक्सल का मार्जिन टॉप आ रहा है। तो मैं इस पैराग्राफ को 16 पिक्सल का यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पैडिंग रिमूव कर सकता हूँ। तो टॉप सर्च के अंदर आने वाले, डिव के अंदर आने वाले पैराग्राफ, तो यहाँ पर मैं फिर से क्या बोलूंगा, डिव जिसकी आईडी क्या है, टॉप सर्च है, टॉप सेक्शन है, उसके अंदर आने वाले डिव, उसके अंदर आने वाले पैराग्राफ का मुझे क्या करना है, उसके अंदर आने वाले पैराग्राफ का मार्जिन टॉप मुझे 0 पिक्सल करना है। तो देखो, ये यहाँ पर आ गया। अब ये जो है ये सब सेंटर में आ रहे हैं और मेरा वाला जो है सब लेफ्ट साइड अलाइंड है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट मेरा पेरेंट का ठीक करना है। तो पेरेंट कौन है, सबका पेरेंट ये डिव है। तो इस डिव को मैंने कहाँ टारगेट कर रखा है, यहाँ पर। तो इन सब का मैं यहाँ पर बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर।
टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर, सेव किया। और यहाँ पर मेरा जो है ये यहाँ पर चला गया, तो फिर मुझे उसको ये हटाना पड़ेगा। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमने दिया, और उसको मैं बैकग्राउंड कलर दूँ, उसको मैं अगर बैकग्राउंड कलर दूँ तो ये यहाँ पर पूरा के पूरा डिव इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। तो उस डिव में आप विड्थ दे सके, आप उसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पर विड्थ मैंने दिया उसको 200 पिक्सल, ये देखो इतना सा हो गया, विड्थ इतना सा हो गया। अब ये पैडिंग, ये जो पैडिंग आ रही है ना 180, अगर इसको मैं 0 कर दूं तो आप देखना ये यहाँ आ गया। ये राइट साइड पर क्यों गया, क्योंकि ये पैडिंग यहाँ पर 0 ये आ रही है, ये आया। अब मैं इस एलिमेंट को यहाँ से TRBL लेफ्ट से और टॉप से अगर मैं इसको पुश करूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं टॉप से 30 पिक्सल की ओर पुश करूँ तो वो वाइट वाला भी आ रहा है। तो मैं इसको फिर यहाँ पर मैंने दिया, और लेफ्ट से मैं इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और ये कलर फिर बाद में आप हटा सकते हो, ठीक है ना। ये कलर आप हटा सकते हो। विड्थ यहाँ से आप 250 की जगह 270 ले लेना, ये परफेक्ट, ठीक है ना। और बैकग्राउंड कलर तो आप रहने ही दो जब तक आपका वो पूरा बन नहीं जाए। अब ये देखो, ये इसकी विड्थ कम पड़ रही है, इसीलिए ये हवर के बाद एनिमेशन वाला टेक्स्ट नीचे आ गया। अगर इसकी विड्थ आप दे दोगे ज़्यादा, तो 200 से अगर मैं 300 दे दूँ तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है। अब दोनों को मैं सेंटर कर दूँ तो देखना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये मैंने दिया तो परफेक्ट सेंटर में आ गए। अब इनके कलर्स यहाँ से मैं हटा सकता हूँ, यहाँ से मैंने हटाया, ठीक है ना। तो ये मैंने हटाया, फिर से मैंने अंडू किया, ठीक है ना। तो ये जो पैडिंग लेफ्ट आ रहा है ये वैल्यू कुछ ज़्यादा ही आ रही है, इसको मैंने 270 दे दिया, 270, ठीक है ना। तो 270 की जगह मैंने 260 250 दे दिया, ठीक है ना। और मैंने टॉप से ज़्यादा ही इसको पुश कर रखा है तो मैंने इसको 170 दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से 180 मैंने दिया, इसको 190 मैंने दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये इतना करने के बाद आपने बेसिक एक ऐसा इंटरफेस ऑलमोस्ट बना दिया है। अब ऑलमोस्ट में हमें थोड़ा सा टाइपोग्राफी पे भी फोकस करना है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो है अ, अभी एक सिंपल सा पार्टीशन बनाना बताया है, जिसमें हमने इस तरीके के पैटर्न को हमने कैसे अचीव किया, लीनियर ग्रेडियंट के थ्रू अचीव किया, ठीक है ना। सो लीनियर ग्रेडियंट वाले सेक्शन पर जाना है। ये लीनियर ग्रेडियंट वाला सेक्शन मैं यहाँ पीपीटी में शीट बना देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ CSS लीनियर ग्रेडियंट, CSS लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है ना। और यहाँ पर CSS का लीनियर ग्रेडियंट का लिंक मैं असाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो लीनियर ग्रेडियंट पर जाके आप इसको एग्जैक्टली ऐसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में ये सारे इफेक्ट्स स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको आप करते चलेंगे, कोई कोई इशू नहीं आएगा। और कोई डाउट आता है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है? चलिए, ओके, आप ये सभी कंटिन्यू करना।